हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आइए प्यारे बच्चों, स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है मेजोन क्लासेस के इस चैनल के ऊपर। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वहाँ से गारंटीड एक क्वेश्चन जेई मेन में पूछा जाता है हर साल। ये वाला टॉपिक जेई एडवांस के लिए भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जेई एडवांस ने भी लास्ट ईयर 2019 के पेपर में मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स के ऊपर से 4-5 सवाल पूछे थे, जो यूजुअली नहीं होता है, लेकिन उन्होंने ज़्यादा वेटेज दी थी। उसके अंदर भी इस टॉपिक की बहुत बड़ी रेलेवेंस थी। मैं आज आपके सामने जेई मेन 2020 के जो जनवरी अटेम्प्ट में 6 सेट हो चुके हैं, 6 के 6 सेट में आपको दिखाऊंगा कि जो आज हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वहां से एक एक क्वेश्चन आया था। बहुत ही इजी टॉपिक है, बहुत ही एकदम सिंपल टॉपिक है। कोई भी आप इसको एक दो क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे आप समझ जाएंगे। एंड यहाँ से अगर क्वेश्चन गारंटीड आता है, अगर आपके 4 नंबर पक्के होते हैं एक लेक्चर को देख के, तो मैं ये मानता हूं कि आपको ये लेक्चर बहुत ध्यान से सुनना चाहिए। अपने नोटबुक और पेन लेके रेडी रहिए, नोट्स बनाते रहना साथ साथ प्यारे बच्चों। इस टॉपिक का नाम है क्रेमर्स रूल। इस टॉपिक का नाम है क्रेमर्स रूल। मैंने आपको पहले ही बताया था कि मैट्रिक्स की रियल लाइफ में बहुत ज्यादा एप्लीकेशन है। मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स की वो एप्लीकेशन है किसी भी 3 वेरिएबल की इक्वेशन को सोल्व करने में। वेरिएबल्स में भी 3 से ज्यादा भी हो सकते हैं एंड कई बार 2 भी हो सकते हैं, बट मोस्टली हम 3 वेरिएबल से डील करते हैं। जैसे हमने सीखा था एक्स वाई जेड सिस्टम ऑफ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशंस को हमने सोल्व किया था किस तरीके से, इनवर्स वाले मेथड से। आज 3 अगर आपको इक्वेशन दे रखी है, सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, उनके सॉल्यूशन का हम दूसरा मेथड सीखने वाले हैं, उसका नाम है क्रेमर्स रूल। कंपटीशन में यूजुअली क्रेमर्स रूल से ही सवाल आता है। आपका इनवर्स वाला मेथड एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी, वो वाला मेथड यूजुअली काम नहीं करता है, वो वाला मेथड वहां पे लेंदी हो जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्रेमर्स रूल को। सबसे पहले 2 इक्वेशन लिख देता हूं मैं आपके सामने। देखो, सब स्टूडेंट्स को पता है कि ये वाली जो इक्वेशन है वो एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है 2 डायमेंशन के अंदर। ये वाली एक लाइन है, ये वाली एक लाइन है। A1 B1 C1 A2 B2 C2 कोई कांस्टेंट है, रियल नंबर्स हैं। देखो, 2 लाइंस के साथ क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। 2 लाइंस या तो आपस में पैरेलल हो सकती हैं, या फिर 2 लाइन में भी इंटरसेक्टिंग हो सकती है, एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी, या फिर मे बी 2 लाइन कोइंसिडेंट हो सकती है, एक लाइन दूसरी लाइन के ऊपर पूरी तरीके से लाई कर रही हो। देखो, इस केस में अगर हम सॉल्यूशंस की बात करें, अगर हम यहाँ से एक्स और वाई की वैल्यू निकालना चाहेंगे तो कितनी कितनी वैल्यू आएंगी, वो डिपेंड करेगा A1 B1 C1 A2 B2 C2 के ऊपर। इनको हम बोलते हैं कोफिशिएंट्स। जैसे एक्स का कोफिशिएंट है A1, वाई का कोफिशिएंट है B1, यहाँ पे कांस्टेंट है C1, या फिर एक्स का कोफिशिएंट है A2, वाई का कोफिशिएंट B2, एंड यहाँ पे दूसरी इक्वेशन में जो कांस्टेंट है वो है आपका C2। देखो, A1 B1 C1 इन कोफिशिएंट से पता चलेगा कि लाइन पैरेलल है, इंटरसेक्टिंग है, या फिर लाइन कोइंसिडेंट है। ये वाली चीज आपने 10th क्लास में करी है। इनकी कंडीशन में एक बार लिख देता हूं। अगर कोई 2 लाइन इंटरसेक्टिंग है तो क्या होता है, A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। बेसिकली इस चीज का क्या मतलब है, देखो इस लाइन का स्लोप आएगा -A1/B1, इस लाइन का स्लोप आएगा -A2/B2। अगर 2D के अंदर कोई 2 लाइन जिनका स्लोप अगर सेम नहीं है तो वो लाइन इंटरसेक्ट करेंगी ही करेंगी। और ये बेसिकली मैंने वही चीज लिखी हुई है कि दोनों का स्लोप इक्वल नहीं है। पैरेलल लाइंस का मतलब दोनों का स्लोप इक्वल है। A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2, दोनों का स्लोप इक्वल है, लेकिन कांस्टेंट टर्म सेम नहीं है। कांस्टेंट टर्म्स का रेशियो सेम नहीं है। दोनों का स्लोप इक्वल आ गया, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2, लेकिन दे आर नॉट इक्वल टू C1/C2। कांस्टेंट इनके अलग है। कोइंसिडेंट लाइन का मतलब क्या है, A1/A2 B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। इसका मतलब तो सिंपली क्या है, ये लाइन 2 अलग अलग लाइन है ही नहीं, ये एक ही लाइन है। एग्जामिनर ने आपको मामू बनाने के लिए एक ही लाइन को किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया। फॉर एग्जाम्पल, एक लाइन है x+y+1 इज इक्वल टू 0, दूसरी लाइन है 2x+2y+2 इज इक्वल टू 0। तो बेसिकली अगर आप देखोगे रेशियो A1/A2 1/2, B1/B2 1/2, C1/C2 ये भी 1/2, तो 1/2 इज इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू 1/2। बेसिकली आप देख सकते हैं कि जो ये वाली लाइन है वो कोई अलग लाइन नहीं है, इसी लाइन को 2 से मल्टीप्लाई करके हुए लाइन बना दिया है। तो ये है 3 कंडीशन 2 डायमेंशन के अंदर
पैरेलल, इंटरसेक्टिंग और कोइंसिडेंट। आइए इसके ऊपर एक क्वेश्चन कर लेते हैं सिंपल सा। जेईई एडवांस ने वाला क्वेश्चन पूछा हुआ है, उसके बाद हम क्रेमर्स रूल के हिसाब से थोड़ा डीप में स्टडी करेंगे, जहां पे हम तीन वेरिएबल्स को, तीन इक्वेशन को स्टडी करेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या बोलता है, लेट अल्फा म्यू लैम्डा बिलोंग टू रियल नंबर। ये तीन रियल नंबर दे रखे, कांस्टेंट है। ax प्लस 2y इज इक्वल टू लैम्डा, 3x माइनस 2y इज इक्वल टू म्यू। आपको दो इक्वेशन दे रखे हैं, दो ही वेरिएबल है एक्स और वाई, ए म्यू और लैम्डा यहाँ पे कांस्टेंट है। आप ए लिख लीजिए, इसको गलती से अल्फा हो गया यहाँ पे। इफ a इज इक्वल टू -3, अगर a की वैल्यू -3 है, द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशन फॉर ईच वैल्यू ऑफ लैम्डा एंड म्यू। जैसे हमने अभी अभी लास्ट टॉपिक में थ्योरी में डिस्कस किया था कि सिस्टम ऑफ इक्वेशन के सॉल्यूशन का क्या मतलब होता है। अगर ये बेसिकली दो लाइन की इक्वेशन लिखी हुई है, अगर दो लाइन पैरेलल हो तो उनका कोई सॉल्यूशन नहीं होता, जीरो सॉल्यूशन होता है। सॉल्यूशन का मतलब ऐसी एक्स और वाई की ऐसी वैल्यूज जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। अब पैरेलल लाइन है, इनके अंदर कोई कॉमन पॉइंट तो है नहीं, तो एक्स और वाई की कोई वैल्यू ऐसी नहीं होगी जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी, तो पैरेलल लाइंस का जीरो सॉल्यूशन आता है। इंटरसेक्टिंग लाइन का एक सॉल्यूशन आता है, एक्स और वाई की ये वैल्यू है जो इस लाइन के ऊपर भी है और इस लाइन के ऊपर भी है, तो इंटरसेक्टिंग लाइंस का एक सॉल्यूशन आता है। जो लाइन कोइंसिडेंट होती है, एक लाइन ये एक लाइन ये, इनके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं, क्योंकि इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं जो इस लाइन के ऊपर भी हैं, जो इस लाइन के ऊपर भी हैं। तो ये केस होता है नो सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन या फिर वन सॉल्यूशन, ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन। आइए अब डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन में ऑप्शंस के हिसाब से चलना पड़ेगा। देखो सबसे पहले यहाँ a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2 को लिख लेते हैं, उसके हिसाब से सारे ऑप्शन चेक करेंगे, क्योंकि ऑप्शन देख के पता चल रहा है कि सारी सॉल्यूशंस की ही बात की हुई है। a/3 a1 अपॉन a2, ये हो जाएगा यहाँ पे 2 अपॉन -2 इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा c1 अपॉन c2 लैम्डा अपॉन म्यू। a/3 इज इक्वल टू 2 अपॉन -2 इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन म्यू। देखो इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख देता हूं मैं, 2 अपॉन -2 का मतलब -1। अब देखो कंडीशन क्या होती है, सबसे पहले इफ a इज इक्वल टू -3, अगर हमने a की वैल्यू -3 ले ली तो ये वाली वैल्यू कितनी आएगी, -1, -1 इज इक्वल टू -1। द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशन फॉर ईच वैल्यू ऑफ लैम्डा एंड म्यू। ये -1 आ गया, ये भी -1 आ गया, लेकिन अब एग्जामिनर क्या बोल रहा है कि अगर a की वैल्यू -3 है तो ये -1 आ गया, तो क्या लैम्डा और म्यू की वैल्यू हम कुछ भी ले लें, इन इक्वेशन के इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएंगे? नहीं, इन इक्वेशन के इनफाइनाइट सॉल्यूशन कब आएंगे, जब ये वाली चीज भी -1 के बराबर हो। तो अल्फा और म्यू की, लैम्डा और म्यू की हम कोई भी वैल्यू ले लेंगे, उससे काम नहीं चलेगा। लैम्डा और म्यू की वैल्यू, इनका रेशियो -1 ही आना चाहिए, तभी ये वाली इक्वेशन के इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। इसका मतलब ए ऑप्शन हमारा सही नहीं है, ए ऑप्शन हमारा सही नहीं है। अगर a की वैल्यू -3 नहीं है, देखो यहां से a की वैल्यू -3 नहीं है, तो ये वाली चीज -1 नहीं है। अगर ये वाली चीज -1 नहीं है तो ये इस -1 के बराबर नहीं आएगी। अगर a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 होता है तो कौन सा केस आता है, यूनिक सॉल्यूशन आता है, चाहे लैम्डा और म्यू की कुछ भी वैल्यू हो। अगर a1/a2 ये वाली चीज आपकी -3 नहीं है, इज नॉट इक्वल टू -3, क्योंकि a की वैल्यू -3 है नहीं, तो a/3 की वैल्यू कितनी नहीं आएगी, -1 नहीं आएगी। और ये वाली चीज अगर -1 नहीं है तो ये इसके बराबर नहीं होगी, a1/a2 b1/b2 के बराबर नहीं आएगा। और ये दोनों अगर बराबर नहीं आए तो इन इक्वेशन का यूनिक सॉल्यूशन आएगा, चाहे आप लैम्डा और म्यू की कुछ भी वैल्यू ले लो। तो ये इक्वेशन हमारी ठीक है, ये ऑप्शन हमारा ठीक है। इफ लैम्डा प्लस म्यू इज इक्वल टू 0, द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशन फॉर a इज इक्वल टू -3। बेसिकली अगर लैम्डा प्लस म्यू की वैल्यू 0 आ गई, इसका क्या मतलब है, लैम्डा इज इक्वल टू -म्यू, लैम्डा अपॉन म्यू इज इक्वल टू -1। इस चीज का मतलब है कि लैम्डा अपॉन म्यू की वैल्यू -1 दे रखी है। अब देखो लैम्डा अपॉन म्यू की वैल्यू -1 आ गई, ये वाली चीज -1 दे रखी है, एंड अगर आपने a की वैल्यू भी -3 ले ली तो -3/3 -1, ये भी -1, और लैम्डा अपॉन म्यू की वैल्यू भी -1 है, तो इस इक्वेशन के इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएंगे। सही बात है, ये ऑप्शन ठीक है एकदम। लास्ट ऑप्शन, लैम्डा प्लस म्यू अगर 0 के बराबर नहीं है, अगर लैम्डा प्लस म्यू 0 के बराबर नहीं है तो लैम्डा की वैल्यू -म्यू के बराबर नहीं आएगी, लैम्डा अपॉन म्यू -1 के बराबर नहीं आएगा। अगर लैम्डा अपॉन म्यू -1 के बराबर नहीं आया एंड a की वैल्यू आपने -3 ले ली, a की वैल्यू जब आप -3 ले रहे हैं तो ये वाली चीज -1 आ गई, -1 इज इक्वल टू -1, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 तो हो गया,
लेकिन दे आर नॉट इक्वल टू C1/C2, क्योंकि लैम्डा अपॉन म्यू की वैल्यू -1 नहीं है। इसका मतलब ये कौन सी कैटेगरी आ गई आपकी, पैरेलल लाइंस वाली कैटेगरी आ गई, नो सॉल्यूशन वाली कैटेगरी आ गई। इसका मतलब आपका डी ऑप्शन भी ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट करते हुए ध्यान रखना, ये मल्टीपल करेक्ट में आया था, 3 ऑप्शन यहाँ पे ठीक है, बी, सी एंड डी। आपको चारों ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि आपने क्वेश्चन देखते ही सोल्व कर दिया एंड उसके हिसाब से आपको ऑप्शन चेक नहीं करने पड़े। यहाँ पे आपको ऑप्शंस के हिसाब से वैल्यूज मैनिपुलेट करके चेक करनी पड़ेंगी। तो चारों ऑप्शन में से हमारा आंसर है बी, सी और डी। ये वाला जो क्वेश्चन था खाली एक्स और वाई 2 ही वेरिएबल में था। ये वाली बेसिक चीज हमने 10th क्लास में करी हुई है, तो इसके अंदर क्रेमर्स रूल्स का कुछ खास यूज नहीं हुआ। अभी अभी जब 3 इक्वेशन आएंगी और उनके अंदर 3 वेरिएबल आएंगे एक्स, वाई, जेड, उसके लिए क्रेमर्स रूल कैसे यूजफुल है वो हम अभी इंट्रोड्यूस कर लेते हैं। देखिए, आइए क्रेमर्स रूल क्या है ये समझ लेते हैं हम। क्रेमर्स रूल, अगर सपोज 3 इक्वेशन है, a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल टू d1, a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल टू d2, a3x प्लस b3y प्लस c3z इज इक्वल टू d3। ये 3 इक्वेशन है, 3 वेरिएबल एक्स, वाई, जेड, a1 b1 c1 d1, a2 b2 c2 एंड d2, a3 b3 c3 d3। ये चारों रियल, ये सारे 12 के 12 नंबर रियल नंबर्स हैं एंड कांस्टेंट इनकी वैल्यू है। खाली वेरिएबल क्या है, एक्स, वाई, जेड। देखो, अगर यहां से आपको एक्स, वाई, जेड की वैल्यू निकालनी है तो आपने मैट्रिक्स के अंदर एक तरीका सीखा है। आप क्या करेंगे, कोफिशिएंट मैट्रिक्स बनाएंगे, a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 c3। यहां पे आप लिखेंगे एक्स, वाई, जेड एंड यहां पे आप लिखते हैं d1 d2 d3। आप इस मैट्रिक्स को इधर ले जाएंगे, इनवर्स हो जाएगी ये, एंड आप सिमिलरली फिर डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करेंगे, डिटर्मिनेंट से पता लगाएंगे कि डिटर्मिनेंट 0 है या नहीं, फिर आप यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन या फिर नो सॉल्यूशन वाली कंडीशन चेक करेंगे। क्रेमर्स रूल के हिसाब से क्या होता है, देखो एक बार मैं आपको क्रेमर्स रूल बताऊं उसके पहले मैं आपको एक बार बेसिक इंट्रोडक्शन दे देता हूं। अगर मान लो 2 ही वेरिएबल हो और लीनियर इक्वेशन हो तो वो 2D के अंदर एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करती है। जैसे आपको पता है, अब ये भी किया हमने, ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी, एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है 2D के अंदर। लेकिन 3D के अंदर, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री के अंदर a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल टू d1, ये वाली जो इक्वेशन है वो एक प्लेन को रिप्रेजेंट कर रही है। ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, ये एक प्लेन को रिप्रेजेंट कर रही है। प्लेन का मतलब, जैसे लाइन तो आपको आइडिया है स्ट्रेट लाइन कैसी होती है, प्लेन का मतलब आप अपने रूम की कोई भी दीवार देख लीजिए, एक दीवार जो ऐसे स्ट्रेट दीवार है वो एक प्लेन है। जैसे ये बोर्ड है, ये एक प्लेन है, आप इसको एक्स वाई प्लेन भी बोल सकते हो। अगर ये मान लो 2D का प्लेन है तो जेड वाला प्लेन ये हो जाएगा, ये वाली हाइट बाहर की साइड या अंदर की साइड। तो ये आपका 2D का प्लेन है जिसके अंदर खाली एक्स और वाई एक्सिस आप बना सकते हैं, जेड एक्सिस आपका बाहर की साइड होता है। तो ये वाली दीवार एक प्लेन है, बोर्ड वाली दीवार। इसके पीछे वाली दीवार एक और प्लेन होगी, इधर वाली दीवार एक प्लेन है, इधर वाली दीवार एक प्लेन है। जो हमारा फर्श है, ग्राउंड है, फ्लोर है, वो भी एक दीवार है। जो सीलिंग है, जो छत है हमारी, वो भी एक प्लेन है। इस तरीके से प्लेन डिफाइन होते हैं। सिंपल, आपका एक पूरी दीवार एक प्लेन की तरह काम करेगी, आप इस तरीके से सोच लो। तो ये वाली चीज बेसिकली क्या है, 3 प्लेन की इक्वेशन लिखी हुई है। अब अगर हम इन तीनों प्लेन को सोल्व करेंगे, इन तीनों इक्वेशन को सोल्व करेंगे, तो उनके सॉल्यूशन का क्या मतलब है, इसके सॉल्यूशन का मतलब है एक्स, वाई, जेड की ऐसी वैल्यू जो तीनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। सबसे पहले तो आपको सॉल्यूशन क्या होता है उसका मतलब क्लियर होना चाहिए। इसका मतलब है कि एक्स, वाई, जेड की ऐसी वैल्यू जो तीनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। अब देखो, तीनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाली एक्स, वाई, जेड की वैल्यू कब मिलेगी, जब तीनों प्लेन, ये जो तीनों प्लेन है एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करें, उस पॉइंट की वैल्यू आएगी एक्स, वाई, जेड। जो पॉइंट तीनों प्लेन में कॉमन होगा वही सॉल्यूशन होगा। अब देखो, 3 प्लेन है, 3 प्लेन के साथ क्या क्या कहानी हो सकती है, 3 प्लेन के साथ क्या क्या कहानी हो सकती है। देखो, सबसे पहली चीज तो हो सकता है 3 दीवार ऐसे खड़ी हुई हो, तीनों प्लेन पैरेलल हो। ठीक है, तीनों प्लेन पैरेलल हो, तो इस केस में क्या आएगा, कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा, है ना। इस केस में क्या आएगा, कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा, क्योंकि कोई भी पॉइंट ऐसा कॉमन नहीं है जो तीनों प्लेन में हो। पैरेलल प्लेन्स का कोई सॉल्यूशन नहीं होता। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, कोई 2 दीवार ऐसे पैरेलल हो
तीसरी दीवार उनको ऐसे कट करके जा रही हो, कोई दो प्लेन पैरेलल हो, तीसरी उनको कट करके जा रही हो, मे भी कोई एंगल बना रही हो, लेकिन इस केस में भी क्या आएगा, नो सोल्यूशन, क्योंकि कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जो तीनों प्लेन के ऊपर है। ये वाला पॉइंट इसके और इसके ऊपर है, ये वाला पॉइंट इसके और इसके ऊपर है, लेकिन कोई ऐसा पॉइंट कॉमन नहीं है जो तीनों के ऊपर हो, तो यहां भी आएगा नो सोल्यूशन। और क्या पॉसिबिलिटी भैया, तीन दीवारों को लेके, तीन प्लेन को लेके और पॉसिबिलिटी बनती है कि कुछ इस टाइप से स्ट्रक्चर बन जाए, एक दीवार ऐसे हो, एक ऐसे हो, तीनों आपस में ट्रायंगल बना ले, तो यहां भी क्या आएगा, नो सॉल्यूशन आएगा, क्योंकि कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जो तीनों प्लेन पे कॉमन है। ये वाला पॉइंट इस पे और इस पे है, ये वाला पॉइंट इस पे और इस पे है, ये वाला पॉइंट इस पे और इस पे, इसके ऊपर नहीं है, तो इस केस के अंदर भी कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा। चौथा केस, ऐसा जरूर हो सकता है, देखो ये दो प्लेन सपोज आपने ले लिए, प्लेन को इस तरीके से सोचो, एक यहाँ पे डिस्क पड़ी हुई है, एक आपने डिस्क इसको इस तरीके से काट दी, ये दोनों प्लेन अब आपस में कितने पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इनफाइनाइट पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं ना। दोनों प्लेन, जैसे आप सोचो आपकी ये वाली दीवार और जो ग्राउंड फ्लोर है, ग्राउंड फ्लोर, इनके कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इनफाइनाइट पॉइंट पे। अगर आपको सोचना है तो नीचे वाली लाइन आएगी, नीचे वाली पूरी दीवार की लाइन आएगी, वो आप सोच सकते हो वहां पे इनफाइनाइट पॉइंट है। अब देखो तीसरे प्लेन के पास क्या पॉसिबिलिटी है, या तो तीसरा प्लेन इनके भी परपेंडिकुलर हो, एक प्लेन ये वाली दीवार, एक प्लेन आपका फ्लोर ग्राउंड, और एक प्लेन इधर वाली दीवार। तो अगर आप देखोगे तो तीनों प्लेन से मिलके, तीनों दीवारों से मिलके एक कोना बन रहा है, जैसे रूम के कोने होते हैं ना, सारे कोने अगर आप ध्यान दोगे तो तीन तीन प्लेन से मिलके बने हुए हैं। सबसे ऊपर वाला कोना देख लो, सीलिंग से बना होगा, इस वाली दीवार से बना होगा, एंड इधर वाली दीवार से बना होगा, तो यहाँ पे एक कोना बना होगा, वो तीनों प्लेनों का यूनिक सॉल्यूशन है। तो तीन प्लेन का यूनिक सॉल्यूशन भी हो सकता है, कैसे, आप अपने रूम के कोने का एग्जांपल सोच लो, तीनों प्लेन एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो तो वो एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे। या फिर इस तरीके से पॉसिबिलिटी है कि ये एक प्लेन है, ये प्लेन इसके परपेंडिकुलर है, जो तीसरा प्लेन है वो इस वाली लाइन से ही पास होके चला जाए, वो इसी वाली लाइन से पास होके चला जाए पूरा, जो ये लाइन आएगी कॉमन यहाँ पे, ये तीनों प्लेन के ऊपर है, तो यहाँ पे कितने आ जाएंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ जाएंगे। देखो मैंने आपको 5 केस बताए, या तो पांचवा केस जो हम यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे, यूनिक सॉल्यूशन का केस, यूनिक सॉल्यूशन का, जैसे आपके रूम के कोने होते हैं, वहां पे तीन प्लेन एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं, तो वो केस आएगा यूनिक सॉल्यूशन का। पहला केस जिसके अंदर कोई सॉल्यूशन नहीं है, पैरेलल दीवार, पैरेलल दीवार, ऐसे तीन दीवार पैरेलल खड़ी है, एक कॉमन पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं कर रही है। दूसरा केस, दो पैरेलल है, तीसरी उसको कट करते हुए जा रही है, तीसरी क्या है, ट्रांसवर्सल प्लेन है। तीसरा, तीनों प्लेन आपस में एक दूसरे को एक एक लाइन पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, कोई सॉल्यूशन नहीं आ रहा कॉमन जो तीनों प्लेन का हो। चौथा केस जो है आपका इनफाइनाइट सॉल्यूशन का, पूरी लाइन बन गई, ये वाली दीवार है, ग्राउंड वाली दीवार है, कोई ऐसा प्लेन मान लो जो इसी लाइन से पास हो रहा है, इन दोनों के इंटरसेक्शन वाली लाइन से, ऐसा प्लेन मान लो आप, ऐसा प्लेन, एक ये दीवार, एक ग्राउंड वाली दीवार, एक ऐसा प्लेन जो उसी लाइन से पास हो रहा हो, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएंगे, हजारों लाखों पॉइंट पे कट करेगा। एंड पांचवा केस आपका यूनिक सॉल्यूशन वाला केस है, जिसके अंदर आप अपने रूम का कोना सोच सकते हो कि वो तीन पॉइंट से मिलके बन रहा है। एक बार ये वाली चीज आप नोट करो, एब्जॉर्ब करो, फिर हम पता लगाएंगे कि क्रेमर रूल से हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि तीन इक्वेशन के कोई सॉल्यूशन नहीं आएंगे, या इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएंगे, या यूनिक सॉल्यूशन आएंगे। देखो यहाँ पे कुछ टर्मिनोलॉजी में डिफाइन कर देता हूं। एक होता है डेल्टा, जो आपकी कोफिशिएंट मैट्रिक्स होती है वो बेसिकली यहाँ पे हम डिनोट करते हैं डेल्टा से, A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3, इसको हम डिनोट करते हैं डेल्टा से। डेल्टा वन क्या होता है, डेल्टा वन, या फिर आप इसको लिख सकते हैं डेल्टा एक्स भी लिख सकते हैं। यहाँ पे आप क्या करेंगे कि जो एक्स वाले सारे कोफिशिएंट्स हैं उनको हटा के आप कांस्टेंट वाले कोफिशिएंट लिख देंगे, तो D1 D2 D3, ये हो जाएगा आपका B1 B2 B3 C1 C2 C3, बाकी दोनों कॉलम एज इट इज। आपने क्या किया, जो एक्स वाले कोफिशिएंट है वो पूरा कॉलम हटा के आपने D1 D2 D3 लिख दिया, इसको हम बोलते हैं डेल्टा एक्स, या फिर डेल्टा वन भी बोल सकते हो आप। सिमिलरली डेल्टा वाई क्या होगा, डेल्टा वाई आपको हो जाएगा A1 A2 A3, आपने इस बार y के कोफिशिएंट वाले पूरे कॉलम को हटा दिया, उसकी जगह D1 D2
D3 ये लिख दिया, C1 C2 एंड C3 ये एज इट इज। सिमिलरली डेल्टा Z, या फिर आप इसको डेल्टा 2 या डेल्टा 3 भी लिख सकते हो, डेल्टा 2 डेल्टा 3 ये हो जाएगा आपका। A1 A2 A3 आपको एज इट इज लिखने हैं, B1 B2 B3 भी एज इट इज लिखने हैं। इस बार आप क्या करेंगे, Z वाले कॉलम कोफिशिएंट्स को C1 C2 C3 को D1 D2 D3 से रिप्लेस कर देंगे। अब देखो ये वाली चीज आपने मैट्रिक्स सॉल्यूशन में भी पढ़ी थी। अगर इफ डेल्टा इज नॉट इक्वल टू 0, अगर डेल्टा 0 नहीं आ रहा तो इन इक्वेशंस के क्या आएंगे, यूनिक सॉल्यूशन आएंगे, यूनिक सॉल्यूशन। ये वाली चीज आप नोट कर लो। फर्स्ट केस अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, अगर डेल्टा 0 नहीं आया, ये वाली चीज 0 नहीं आई, इसका मतलब यूनिक सॉल्यूशन आएंगे। देखो मैं आपको ये वाली चीज थोड़ी सी फिजिकली भी एक्सप्लेन कर देता हूं। ये वाली चीज कब 0 आ सकती है, ये वाली चीज जब 0 आएगी जब डिटर्मिनेंट की कोई दो रो सेम हो जाए, है ना। ये वाली रो अगर इसके सेम हो गई तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आ जाएगी। अब ये वाली रो इस रो के सेम कब होगी, जब A1 B1 C1 A2 B2 C2 ये आपस में प्रोपोर्शनल होंगे। प्रोपोर्शनल का मतलब जब A1 by A2 इज इक्वल टू B1 by B2 हो जाए एंड इज इक्वल टू C1 by C2 हो जाए, तो ये वाली दोनों रो सेम हो जाएंगी। अगर आप कुछ कॉमन लोगे तो तब इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आ जाएगी। अगर डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आ गई तो वो किस कारण से आई, ये दोनों प्लेन पैरेलल हो जाएंगे आपस में। जब इन दोनों प्लेन के कोफिशिएंट मैच कर जाएंगे तो ये वाले दोनों प्लेन पैरेलल हो जाएंगे। अब जब डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आ गई और प्लेन पैरेलल हो गए, अब प्लेन पैरेलल हो गए तो क्या कंडीशन बनती है कि कोई सॉल्यूशन नहीं आता उस टाइम। उस चीज को हम आगे डिस्कस करने वाले। पहला केस आप नोट कर लीजिए जब तक, इफ डेल्टा इज नॉट इक्वल टू 0 यूनिक सॉल्यूशन। अब इसके बाद आप क्या करेंगे, दूसरा केस। अब या तो डेल्टा 0 नहीं होगा या डेल्टा 0 होगा। अब डेल्टा 0 होने के कई सारे पॉसिबल आंसर हैं। डेल्टा 0 होने के बाद क्या क्या हो सकता है, अगर डेल्टा 0 हो गया एंड अगर डेल्टा 0 हो गया, डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 सारे डेल्टा 0 हो गए, ये भी 0 ये भी 0 ये भी 0, तो वो केस बन जाता है आपका इनफाइनाइट सॉल्यूशंस का। वो केस बन जाता है आपका इनफाइनाइट सॉल्यूशन का। यहां पे आप एक चीज जरूर ध्यान रखना, कहीं तीनों प्लेन पैरेलल ना हो। तीनों प्लेन पैरेलल हो गए एक दूसरे के, A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3 आपस में प्रोपोर्शनल आ गए, तब भी ये वाली चीज 0 बन जाएगी, लेकिन वहां पे इनफाइनाइट सॉल्यूशन की जगह फिर नो सॉल्यूशन आ जाएगा। इस टाइप का केस ना बन जाए, या तो फिर इस टाइप का केस बन जाएगा, तीनों कोइंसिडेंट होंगे, वहां पे इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएंगे। या फिर क्या होगा, एट लीस्ट कम से कम डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 में से एक 0 ना आए। अगर देखो फिर से बताता हूं, अगर डेल्टा 0 आ गया तो यूनिक सॉल्यूशन, सॉरी डेल्टा 0 नहीं आया तो सोचने वाली बात ही नहीं है, एक ही सॉल्यूशन आएगा, एक्स वाई जेड की एक ही वैल्यू आएंगी। लेकिन अगर डेल्टा 0 आ गया, कोफिशिएंट मैट्रिक्स से बनने वाला डिटर्मिनेंट अगर 0 आ गया, तो दो पॉसिबल केस हैं। आप डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 कैलकुलेट करोगे, तीनों 0 आ गए तो इन इक्वेशन के इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। लेकिन अगर इनमें से इन तीनों में से 1 2 3 इन तीनों में से अगर एक भी नॉन जीरो आया, या तो ये नॉन जीरो आ जाए ये दोनों जीरो आ जाए, एक भी नॉन जीरो आया तो इन इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा, इसका मतलब नो सॉल्यूशन। तो ये वाली चीज आप नोट कर लीजिए एक बार, किस किस केस में यूनिक सॉल्यूशन आएगा, किस केस में इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएंगे, किस केस में कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा। देखो आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, लेट द इक्वेशंस, तीन इक्वेशंस हैं, दीज इक्वेशंस हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशन देन द वैल्यू ऑफ लैम्डा प्लस म्यू इज। इनके अंदर लैम्डा यहाँ पे है, म्यू यहाँ पे है, इन तीनों इक्वेशन के इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। क्रेमर्स रूल के हिसाब से इनफाइनाइट सॉल्यूशन की क्या कंडीशन होती है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन की कंडीशन होती है कि डेल्टा 0 हो, डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 सारे 0 होने चाहिए। अगर एक भी नॉन जीरो हो गया तो कौन सा केस चला जाएगा, आपका नो सॉल्यूशन वाला केस चला जाएगा। इन चारों डेल्टा को 0 होना पड़ेगा, तभी हमारे इन इक्वेशन के इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएंगे। खास बात क्या है, एक बार आपको प्लेन, तीनों प्लेन पैरेलल नहीं है वो वाली चीज चेक कर लेनी है। देखो
1/1, 1/2, 1/2, 1/1 इज नॉट इक्वल टू 1/2। इसका मतलब ये दोनों प्लेन तो पैरेलल नहीं है। अगर दो पैरेलल नहीं है तो तीनों भी आपस में पैरेलल नहीं होंगे। अब इनके इनफाइनाइट सॉल्यूशन आने की एक ही कंडीशन है कि दो प्लेन के इंटरसेक्शन से ही तीसरा प्लेन पास हो रहा हो। अब देखो, सबसे पहले डेल्टा को 0 कर देते हैं हम। 1 1 1 1 2 2 1 3 लैम्डा, इसकी वैल्यू आएगी 0। आपको इस डिटर्मिनेंट को 0 के इक्वल रखना है, यहाँ से लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी। देखो सिंपल तरीका है, या तो आप डिटर्मिनेंट को डायरेक्ट एक्सपेंड कर दो, नहीं तो आपको रोज और कॉलम की कुछ ऑपरेशंस लगा के डिटर्मिनेंट को मिनिमाइज कर लो। हमारे पास दो 1 1 दिख रहे हैं, तो सिंपल तरीका है कि आप इसको पहले थोड़ा सा मिनिमाइज कर लो। हम क्या ऑपरेशन लगाएंगे, या तो रो ऑपरेशन लगा लो या कॉलम लगा लो। कॉलम 1 इज इक्वल टू कॉलम 2 इज इक्वल टू कॉलम 2 माइनस कॉलम 1, कॉलम 3 इज इक्वल टू कॉलम 3 माइनस कॉलम 1। ये ऑपरेशन लगाने के बाद डेल्टा क्या रह जाएगा, 1 1 1। कॉलम 1 पे कुछ चेंज नहीं होगा, 1 माइनस 1 0, 2 माइनस 1 1, 3 माइनस 1 2, 0 1, एंड ये हो जाएगा आपका लैम्डा माइनस 1। दिस इज इक्वल टू 0। जब आप डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करेंगे, यहाँ से एक्सपेंड कर ले तो इसको हटा देंगे पूरा, लैम्डा माइनस 1, 1 इंटू लैम्डा माइनस 1 माइनस 2 इज इक्वल टू 0, इम्प्लाइज लैम्डा इज इक्वल टू 3। लैम्डा की वैल्यू आ गई आपके पास 3। आप चाहे लैम्डा की वैल्यू अभी इक्वेशन में ही सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। लैम्डा की वैल्यू आ गई आपके पास 3, लैम्डा की वैल्यू आपके पास 3 आ गई। अब आपको डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 0 रखना है, वहां से आपके पास म्यू की वैल्यू भी आ जाएगी। तो हम सबसे पहले क्या डेल्टा 1 कैलकुलेट करते हैं। डेल्टा 1 में हम क्या करते थे, एक्स वाले पूरे कॉलम को कांस्टेंट वाले कॉलम से रिप्लेस कर देते थे, 5 6 म्यू, एंड बाकी दोनों एज इट इज 1 2 3, ये हो जाएगा 1 2, और लैम्डा की वैल्यू भी 3 आई है ना, लैम्डा की वैल्यू भी 3 आई है, तो इसकी वैल्यू भी 0 होनी चाहिए। इसकी वैल्यू 0 होने के लिए क्या कंडीशन है, देखो इसकी वैल्यू तो 0 आएगी ही आएगी, क्योंकि दो कॉलम सेम हो रहे हैं। डेल्टा 1 0 है, डेल्टा 2 चेक करना पड़ेगा भैया। डेल्टा 2 के लिए यहाँ पे 1 1 1, फर्स्ट कॉलम सेम रहेगा। डेल्टा 2 कैलकुलेट करते हुए हम y के जो कोफिशिएंट वाला कॉलम है उसकी जगह 5 6 और म्यू लिख देंगे, 5 6 और म्यू, और यहाँ पे हो जाएगा आपका 1 2, और लैम्डा की जगह हमने 3 रख दिया। इसकी वैल्यू 0 आएगी। अब इसकी वैल्यू 0 आने से म्यू की वैल्यू निकल जाएगी आराम से। देखो आप यहाँ पे भी ऑपरेशन लगा दो, R2 इज इक्वल टू R2 माइनस R1, R3 इज इक्वल टू R3 माइनस R1। इसमें से एक हटा दो, मैं यहीं पे चेंज कर रहा हूँ, 1 माइनस 1 0, 6 माइनस 5 1, 2 माइनस 1 1, 1 माइनस 1 0, ये म्यू माइनस 5 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 3 माइनस 1 2। आपके पास यहाँ पे 2 0 बन गई, फर्स्ट कॉलम से एक्सपेंड कर दो, ये हो जाएगा 1 इंटू 2 2 माइनस म्यू माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से म्यू की वैल्यू आ गई आपके पास 7। लैम्डा की वैल्यू 3 रखी है, म्यू की वैल्यू 7 आ गई, तो लैम्डा प्लस म्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10। तो ये हो गया आपका आंसर। आप डेल्टा 3 भी चेक कर सकते हैं, वहां से भी या तो वो डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 ही आएगी, या फिर वो म्यू की वैल्यू 7 कैलकुलेट करके आपको दे देगा। तो इस तरीके से आप क्रेमर रूल से क्वेश्चन सोल्व करते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन जेई मेंस में हर साल आता है, हर सेट के अंदर आता है, एक क्वेश्चन तो जरूर आता है। अगर आपकी किस्मत अच्छी हुई तो आप इसी प्रॉब्लम से, इसी टाइप के कंसेप्ट से 2 क्वेश्चन भी वहां देख पाएंगे। नोट कर लीजिए इसको। देखो आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है, दीज सिस्टम ऑफ इक्वेशंस ax माइनस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू a माइनस 1, x माइनस ए वाई माइनस जेड इज इक्वल टू a माइनस 1, x माइनस वाई माइनस ए जेड इज इक्वल टू a माइनस 1। द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैज नो सॉल्यूशन देन a इज। इन तीनों इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन नहीं आया। अब कोई सॉल्यूशन नहीं आने के 3 केस हो सकते हैं, या तो तीनों प्लेन पैरेलल हो, या 2 पैरेलल हो, एक इंटरसेक्टिंग प्लेन हो, या फिर तीनों में भी ट्रायंगुलर शेप बना रहे हो। और कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं, और जो बाकी दोनों पॉसिबिलिटी थी वहां पे या तो यूनिक सॉल्यूशन आएगा या इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएंगे। तो इन तीनों केसों में यूजुअली कोई सॉल्यूशन नहीं आता। नो सॉल्यूशन की कंडीशन क्या होती है, क्रेमर्स रूल के हिसाब से, क्रेमर्स रूल के हिसाब से कंडीशन होती है डेल्टा 0 एंड एटलीस्ट 1 ऑफ डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 इज नॉट इक्वल टू 0। डेल्टा तो 0 आएगा ही आएगा, इन तीनों में से एक को नॉन जीरो आना पड़ेगा। तो आइए इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं। डेल्टा बनाते हैं सबसे पहले, तो a माइनस 1 माइनस 1, 1 माइनस a माइनस 1, 1 माइनस 1 माइनस a।
ये हो गया आपका डेल्टा। डेल्टा तो जीरो होना ही चाहिए नो सॉल्यूशन होने के लिए। अगर डेल्टा जीरो नहीं हुआ तो इनका यूनिक सॉल्यूशन आ जाएगा। तो डेल्टा कैलकुलेट कर लेते हैं, यहाँ से एक्सपेंड करते हैं, प्लस माइनस प्लस ए स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका -1 +1 इंटू -a +1 -1 इंटू -1 + a, दिस इज इक्वल टू 0। यहाँ से आपको एक कॉमन फैक्टर तो दिख ही रहा है, a-1 सब में से कॉमन ले लीजिए। यहाँ पे a बचेगा और एक a+1 बचेगा, है ना, a बचेगा और a+1 बचेगा। यहाँ पे आपने a-1 कॉमन लिया तो -1 बचेगा, और ये बेसिकली आपका 1 ही बच जाएगा। a-1 कॉमन लिया ना आपने, -1 बचेगा, ये -1 इज इक्वल टू 0। तो a-1 इंटू ये कितना है, a स्क्वायर प्लस a-2 इज इक्वल टू 0। इसके भी फैक्टर बना लेते हैं, a-1 और a की वैल्यू आ रही है, तो बेसिकली इसके फैक्टर बना लिए हमने, a-1 a+2 इज इक्वल टू 0। अब अगर ये वाली चीज है तो या तो ये वाली चीज 0 होनी चाहिए, या फिर या फिर ये दोनों तो 0 होना एक ही बात है। यहाँ से क्या आ गई, a की वैल्यू या तो 1 आएगी या a की वैल्यू -2 आएगी, है ना। a की वैल्यू या तो 1 आएगी या a की वैल्यू -2 आएगी, इनको 0 होने के लिए। तो इसका मतलब हमारा आंसर बेसिकली क्या है, या तो 1 आएगा या 2 आएगा या 3 आएगा। 4 तो बेसिकली हमने एलिमिनेट कर लिया कि ऐसा नहीं हो सकता ए की वैल्यू -2 ना आए, ए की वैल्यू -2 आ गई। अब देखो इसके बाद हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे Δ1, Δ2, Δ3। Δ1 कैलकुलेट करते हैं। Δ1 में हम क्या करते हैं, यहाँ पे आ जाएगा a-1 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 एंड ये आ जाएगा आपका -1 -a -1 -1 -1 -a। इसकी वैल्यू भी आपकी Δ1, Δ2, Δ3 इनमें से कोई ना कोई एक कम से कम नॉन जीरो होना चाहिए। देखो इसमें बेसिकली हम क्या कर सकते हैं, एक्सपैंड ही करना पड़ेगा, एक्सपैंड कर देते हैं। या तो फिर आप a की वैल्यू 1 और -2 दोनों रख के देख लो। a की वैल्यू 1 अगर हम रखते हैं, a की वैल्यू अगर हम 1 रखते हैं तो ये वाला पूरा कॉलम 0 आ गया, तो इसका मतलब Δ1 0 आ गया a की वैल्यू 1 के लिए, है ना। a की वैल्यू 1 के लिए Δ1 0 आ गया। a की वैल्यू -2 के ऊपर क्या होगा, यहाँ पे ये हो जाएगा -3 -3 -3, ये हो जाएगा आपका -1 3 -1 -1 -1 एंड सॉरी a की वैल्यू आपने -2 रखी है ना, एंड 2। इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करें तो -3 कॉमन ले लेते हैं, ये हो जाएगा यहाँ पे 1 1 1। इसको इसके अंदर हम ऐड करेंगे। बेसिकली आपको इस डिटरमिनेंट की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। मैं Δ1 की वैल्यू चेक कर रहा हूँ, a इज इक्वल टू -2 के लिए हमने इसको इसमें ऐड कर दिया 0, ये भी आ गया आपके पास 0, ये आ गया 3। यहाँ से एक्सपेंड करेंगे, सो 3 इंटू 1 + 2 3। यहाँ से Δ1 0 नहीं आ रहा, Δ1 इज नॉट इक्वल टू 0 फॉर a इज इक्वल टू -2। ये वाली चीज नोट करके रखते हैं। Δ2 कैलकुलेट करते हैं। अभी कम से कम एक नॉन जीरो आ गया ना, तो हमारे नॉन सॉल्यूशन की कंडीशन सेटिस्फाई होगी। लेकिन a इज इक्वल टू 1 पे 0 आ रहा था, तो इसका मतलब हमको Δ2 और Δ3 बेसिकली क्या है, a इज इक्वल टू 1 पे ही चेक कर रहे हैं। अगर a इज इक्वल टू 1 पे उनमें से कोई नॉन जीरो आ गया तो हमारे आंसर आ जाएंगे इधर -2 या 1। लेकिन अगर a इज इक्वल टू 1 पे Δ2 भी 0 आ रहा है, Δ3 भी 0 आ रहा है, Δ1 तो 0 आ ही गया एंड डेल्टा भी 0 आ गया, चारों 0 आ गए, इसका मतलब a इज इक्वल टू 1 हमारा नो सोल्यूशन वाले आंसर में से हट जाएगा। तो Δ2 और चेक कर लेते हैं। Δ2 चेक करने के लिए आपको क्या, फर्स्ट कॉलम एज इट इज यहाँ पे रख दो a-1 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 -1 -1 -a। अब बेसिकली क्या, आप a की वैल्यू 1 रख के देखो, a की वैल्यू 1 पे पूरा कॉलम 0 बन रहा है, तो a की वैल्यू 1 पे Δ1 भी 0 आ गया, Δ2 भी 0 आ गया। सिमिलरली जब आप चेक करोगे Δ3 के लिए, तो a की वैल्यू 1 पे Δ3 भी 0 आ जाएगा। लेकिन a की वैल्यू -2 के ऊपर Δ1 0 नहीं आया, और हमारी यही कंडीशन होती है, एटलीस्ट वन ऑफ देम शुड बी नॉट इक्वल टू 0। और वो एटलीस्ट 1 हमारा कौन सा आ गया, Δ1 0 नहीं है, किस वैल्यू के लिए, -2 के लिए। तो हमारा आंसर क्या आएगा, खाली
-2। एग्जामिनर आपको ऑप्शंस थोड़े से ट्रिकी दे सकता है, इधर -2 और 1। तो जैसे ही आप डिटर्मिनेंट पहले डेल्टा सोल्व करोगे, आपके पास एक ही दो वैल्यू आ गई। अब एग्जाम में क्या है, थोड़ा जल्दी में होते हो, आपने सीधा 1 टिक किया, आप आगे बढ़ गए, लेकिन वहां आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, क्योंकि 1 के ऊपर अगर आप देखोगे तो डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 सारे जीरो आ रहे हैं। इसका मतलब 1 के ऊपर इन सारी इक्वेशन की इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएंगे, नो सॉल्यूशन नहीं आएंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ जाएंगे। तो ये चीज आपको थोड़ी सी ध्यान देनी है, नोट कर लीजिए इसको। देखो स्टूडेंट्स, ये वाला क्वेश्चन आपका जेई मेन 2020 में आया हुआ है। मैं आपको सेट भी बता देता हूं देख के। 8 जनवरी को सेकंड शिफ्ट में ये वाला क्वेश्चन आया था, जेई मेन 2020। 3 इक्वेशन दे रखी हैं, चूज द ऑप्शन विच इज करेक्ट। तो ऑप्शंस में आपको क्या क्या दे रखा है, इन सारी इक्वेशंस के इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे जब लैम्डा की वैल्यू 8 होगी, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे जब लैम्डा की वैल्यू 2 होगी, नो सॉल्यूशन होंगे जब लैम्डा की वैल्यू 8, एंड नो सॉल्यूशंस व्हेन लैम्डा इज इक्वल टू 2 या फिर 2। तो बेसिकली हमको क्रेमर्स रूल के हिसाब से इसको चेक करना है कि किस लैम्डा की वैल्यू के लिए इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएंगे, किस लैम्डा की वैल्यू के लिए इसके नो सॉल्यूशन आएंगे। तो सबसे पहले क्या है, हमारा मेन डेल्टा कैलकुलेट कर लेते हैं हम। वो आ जाएगा लैम्डा 2, 2, 2 लैम्डा 3 एंड 5, 4 लैम्डा 6। जो भी बात कर रहे हैं हम इनफाइनाइट सॉल्यूशन की या नो सॉल्यूशन की, वहां पे हमारा लैम्डा तो ये वाला डिटर्मिनेंट तो 0 आना ही चाहिए। इसके हिसाब से हम लैम्डा की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं एक बार। तो चलो इसको एक्सपेंड ही कर लेते हैं डायरेक्ट, कोई ऑपरेशन लगाने से अच्छा। लैम्डा इंटू 18 माइनस 5 लैम्डा -2 इंटू 12 लैम्डा -20 प्लस 2 इंटू 2 लैम्डा स्क्वायर -12 इज इक्वल टू 0। अब जो भी बात हो, इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो या नो सॉल्यूशन हो, ये वाला डेल्टा तो 0 आएगा ही। अगर डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 सारे 0 आ गए तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, कम से कम उनमें से एक भी नॉन जीरो आ गया तो नो सॉल्यूशन वाला केस हो जाएगा। ये डेल्टा तो 0 है ही। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं थोड़ा सा। 18 लैम्डा -5 लैम्डा स्क्वायर -24 लैम्डा प्लस 40 प्लस 4 लैम्डा स्क्वायर -24 इज इक्वल टू 0। लैम्डा स्क्वायर वाली टर्म इकट्ठी करते हैं, ये वाली दोनों टर्म से यहाँ पे आ गया माइनस लैम्डा स्क्वायर। लैम्डा वाली टर्म इकट्ठी कर लेते हैं, माइनस ये हो जाएगा -6 लैम्डा, ये दोनों टर्म गई, कांस्टेंट बचेगा प्लस का 16 इज इक्वल टू 0। माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, लैम्डा स्क्वायर प्लस 6 लैम्डा -16 इज इक्वल टू 0। देखो इसके सॉल्यूशन दिख रहे हैं आपको, दो फैक्टर बेसिकली 8 और -2, 8 और -2 है ना। तो लैम्डा की वैल्यू या तो 2 आएगी या फिर लैम्डा की वैल्यू -8 आएगी, या तो लैम्डा की वैल्यू 2 आएगी या फिर लैम्डा की वैल्यू आएगी आपकी -8। तो अगर लैम्डा की वैल्यू -8 आई या फिर लैम्डा की वैल्यू -2 आई, तो इस डिटर्मिनेंट के इन इक्वेशंस के नो सॉल्यूशन आएंगे या इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएंगे। अब हम इन दोनों वैल्यूज के हिसाब से डेल्टा 1, डेल्टा 2 एंड डेल्टा 3 भी चेक कर लेते हैं। डेल्टा 1 में यहाँ पे लिख देता हूँ। डेल्टा 1 में हम क्या करेंगे, लैम्डा 2 लैम्डा एंड 4 ये वाली रो को रिप्लेस करके यहाँ पे लिख देंगे 5, 8 एंड 10, 2, 3 लैम्डा। यहाँ पे एक बार लैम्डा रहने देते हैं, यहाँ पे आएगा 2, 5 एंड 6। इसकी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं कि किस लैम्डा के लिए ये वाला डेल्टा 1 0 आ रहा है या नॉन 0 आ रहा है। तो बेसिकली यहाँ पे आएगा आपका, इसको एक्सपेंड कर लेते हैं हम, 5, 18 माइनस 5 लैम्डा -2 इंटू 48 -50 प्लस 2 इंटू 8 लैम्डा -30। ये आ गया आपका 25 लैम्डा, ये आएगा आपको -2 प्लस 4 हो जाएगा प्लस 16 लैम्डा -60। तो लैम्डा वाली टर्म्स इकट्ठी कर लेते हैं, -9 लैम्डा और ये आ जाएगा आपका 34। तो आप लैम्डा की वैल्यू 2 लो या -8 लो, ये वाला डेल्टा 1 0 नहीं आ रहा, डेल्टा 1 0 नहीं आ रहा। अगर डेल्टा 1 किसी लैम्डा की वैल्यू के लिए 0 नहीं आ रहा तो ऑप्शन नंबर 1 और 2 तो आपके ऐसे एलिमिनेट हो गए। अब नो सॉल्यूशन व्हेन लैम्डा इज इक्वल टू 8,
लैम्डा इज इक्वल टू 8, तो हमारा यहीं से सोल्यूशन नहीं आ रहा, तो ये तो वैसे ही ऑप्शन सही नहीं है, इसका मतलब हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही है। जब लैम्डा की वैल्यू 2 आएगी तो इन इक्वेशंस का कोई सोल्यूशन नहीं आएगा। उसका कारण कि लैम्डा की वैल्यू 2 पे डेल्टा तो 0 आ रहा है, लेकिन डेल्टा 1 0 नहीं आ रहा। -18 + 34 16 आएगा, 0 नहीं आया। हमने आगे चेक ही नहीं करना है, डेल्टा 2 और डेल्टा 3 को आपको चेक ही नहीं करना है, क्योंकि एक भी डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 में से नॉन जीरो आ जाए, आपका नो सोल्यूशन बन जाएगा। तो नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को। देखिए स्टूडेंट्स, आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है। ये वाला क्वेश्चन आपका जेई मेंस 7 जनवरी को सेकंड शिफ्ट में आया था। 7 जनवरी को सेकंड शिफ्ट में आया वो पेपर है। इफ सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, 3 इक्वेशन दे रखी है आपको, हैज मोर देन 2 सॉल्यूशन, फाइंड द वैल्यू ऑफ म्यू माइनस लैम्डा स्क्वायर। ये वाला क्वेश्चन आपका इंटीजर एंट्री टाइप में आया था, न्यूमेरिकल वैल्यू एंट्री वाले क्वेश्चंस में आया था। यहाँ पे आपको खुद कीबोर्ड से न्यूमेरिकल वैल्यू एंट्री की है। इस बार जेई मेंस ने नया पैटर्न इंट्रोड्यूस किया है, एनटीए ने नया पैटर्न इंट्रोड्यूस किया है कि आपके 25 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन न्यूमेरिकल वैल्यू आंसर वाले आएंगे, जहां पे आपको आंसर कीबोर्ड से एंटर करना पड़ेगा। एबीसीडी 4 ऑप्शन आपको नहीं मिलेंगे। तो उन 5 क्वेश्चन में से एक था ये, इफ दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज मोर देन 2 सॉल्यूशन। देखो 3 इक्वेशन है, हमको पता है कि क्रेमर्स रूल्स के हिसाब से 3 इक्वेशन के क्या क्या पॉसिबिलिटी है। या तो यूनिक सॉल्यूशन आएगा, एक ही सॉल्यूशन आए, जैसे आपका घर का पूरे रूम का कोना होता है, एक सॉल्यूशन एक पॉइंट होता है। या फिर क्या है, नो सॉल्यूशन है, हो सकता है 3 दीवार पैरेलली खड़ी हो, उनका कोई सॉल्यूशन नहीं है। या फिर क्या होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन आए, इनफाइनाइट सॉल्यूशन आए। इसके अंदर कोई भी केस में मोर देन 2 सॉल्यूशन वाला कौन सा फंडा है, मोर देन 2 सॉल्यूशन का मतलब उसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। तो हमको केस पता चल गया, इनफाइनाइट सॉल्यूशन वाला केस है। अब इनफाइनाइट सॉल्यूशन में क्रेमर्स रूल के हिसाब से क्या होता है, डेल्टा 0, डेल्टा 1 0, डेल्टा 2 0, डेल्टा 3 0, सारे डेल्टा 0 हो जाते हैं। तो सारे डेल्टा को 0 कर देते हैं। सबसे पहले मेन डेल्टा 1 1 1 1 2 3 3 2 लैम्डा, सबसे पहले इसकी वैल्यू 0 आएगी। एंड फिर डेल्टा 1 0 करेंगे, डेल्टा 2 डेल्टा 3, वहां से लैम्डा और म्यू की वैल्यू आ जाएगी। सबसे पहले यहीं से लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी। अगर आप इसको डायरेक्ट एक्सपेंड करना चाहते हो तो डायरेक्ट एक्सपेंड कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा सिंप्लीफाई करना है तो एक आध कॉलम ऑपरेशन लगा दो। यहाँ पे 2 1 दिख रहे हैं ना, तो पहला ऑपरेशन लगाओ, कॉलम 2 इज इक्वल टू कॉलम 2 माइनस कॉलम 1। दूसरा ऑपरेशन कॉलम 3 इज इक्वल टू कॉलम 3 माइनस कॉलम 1। इसमें से घटा दो, 1 माइनस 1 0, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। 2 माइनस 1 1, 2 माइनस 3 -1, यहाँ से घटेगा 1 माइनस 1 0, 3 माइनस 1 2, एंड ये हो जाएगा आपका लैम्डा -3। अब आप यहाँ से इस 1 के थ्रू फर्स्ट रो से एक्सपेंड कर दो, लैम्डा -3 माइनस ऑफ -1 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आ गई आपकी लैम्डा की वैल्यू 1, यहाँ से आपकी लैम्डा की वैल्यू आ गई 1। तो लैम्डा की वैल्यू 1 आप बेशक इक्वेशन में रख भी दो, लैम्डा की वैल्यू तो 1 ही आने वाली है। अगर लैम्डा की कुछ और वैल्यू हुई तो डेल्टा ही 0 नहीं आएगा, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन का सवाल ही पैदा नहीं होता। अब हम क्या कैलकुलेट करते हैं, डेल्टा 1 कैलकुलेट कर लेते हैं। डेल्टा 1 क्या आएगा, 6 10 म्यू। हमने क्या किया, एक्स वाले कॉलम की जगह ये वाला कॉलम इंट्रोड्यूस कर दिया, 6 10 और म्यू। बाकी दोनों कॉलम आप एज इट इज रहने दो, 1 2 2 1 3 एंड 1। इसकी वैल्यू भी 0 आनी चाहिए। इसकी वैल्यू 0 आने के लिए इस डिटरमिनेंट का 0 होना पड़ेगा। चलो डिटरमिनेंट को 0 कर देते हैं, एक्सपेंड कर दो अब डायरेक्ट यहीं से, प्लस माइनस प्लस 6 इंटू 2 माइनस 6 -4 -1 इंटू 10 माइनस 3 म्यू प्लस 1 इंटू 20 माइनस 2 म्यू इज इक्वल टू 0। तो ये आएगा -24 -10 प्लस 3 म्यू प्लस 20 माइनस 2 म्यू इज इक्वल टू 0। ये आपको हो जाएगा -34, ये हो जाएगा 14। कुछ कैलकुलेशन एरर होगी मे बी। -24 -10 प्लस 3 म्यू प्लस 20 माइनस 2 म्यू, 2 माइनस 6 -1 इंटू 10 माइनस 3 म्यू प्लस 1 इंटू 20 माइनस 2 म्यू, -10 प्लस 3 म्यू। यहाँ से आ गया आपका बेसिकली ये म्यू, और ये आपका बच जाएगा माइनस का 14 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से म्यू की वैल्यू आ गई आपके पास 14। लैम्डा की वैल्यू 1 है, म्यू की वैल्यू आ गई आपके पास 14, तो आप यहाँ रख दीजिए
14 माइनस 1 का स्क्वायर, ये वैल्यू आ गई आपके पास 14 माइनस 1 इज इक्वल टू, सो ये आपका आंसर है 13। आप इस क्वेश्चन को एक बार फिर से देख लीजिए। मोर देन टू सोल्यूशन, बस आपको समझना था कि मोर देन टू सोल्यूशन होते ही कौन सी कैटेगरी आ जाएगी, इनफाइनाइट सोल्यूशन वाली कैटेगरी आ जाएगी। इनफाइनाइट सोल्यूशन का मतलब डेल्टा जीरो, डेल्टा वन जीरो, डेल्टा टू जीरो, डेल्टा थ्री जीरो, सारे डेल्टा जीरो। डेल्टा वन को ही जीरो रखते हैं, हमारे पास म्यू की वैल्यू आ गई। डेल्टा टू और डेल्टा थ्री आप चेक कर लेना, डेफिनेटली वो भी जीरो आएंगे ही आएंगे म्यू और लैम्डा की इन वैल्यूज के ऊपर। तो हमारा आंसर है 13। देखो स्टूडेंट्स, कई बार एग्जामिनर एक दो और टर्मिनोलॉजी यूज कर लेता है, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट, ये वाली चीज जब आपने 10th क्लास में टू डायमेंशनल टू लाइंस के सॉल्यूशन में करी थी, a1 बाई ए टू इज इक्वल टू b1 बाई बी टू इज इक्वल टू c1 बाई c2, वो सारे केसेस करे थे, वहां भी ये वाली चीज आई थी। अगर कोई तीन तीन इक्वेशन कंसिस्टेंट है, इसका मतलब उनका कोई ना कोई सॉल्यूशन है, कोई ना कोई सॉल्यूशन है। इनकंसिस्टेंट है, इसका मतलब उनका कोई सॉल्यूशन नहीं है। इनकंसिस्टेंट का मतलब कोई सॉल्यूशन नहीं है। अब सॉल्यूशन के अंदर दो केस हो सकते हैं, या तो वो यूनिक सॉल्यूशन हो या फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो। दोनों केसों को हम बोलते हैं कि हाँ तीनों लाइन कंसिस्टेंट है, या तो यूनिक सॉल्यूशन के साथ या फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशन के साथ। इनकंसिस्टेंट का मतलब उन तीनों लाइंस का कोई भी सॉल्यूशन नहीं है, कोई भी कॉमन एक्स वाई जेड की वैल्यू नहीं है जो तीनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। तो ये मतलब होता है आपका इनकंसिस्टेंट का। आइए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, जो आपके जेई मेन 2020 के फर्स्ट जो शिफ्ट हुई थी जनवरी, वहां पे पूछा गया था x प्लस 4y माइनस 2z इज इक्वल टू 1, x प्लस 7y माइनस 5z इज इक्वल टू बीटा, x प्लस 5y प्लस अल्फा z इज इक्वल टू 5। इफ क्वेश्चन था इफ दीज प्लेन्स intersect in a line then बीटा प्लस अल्फा इज इक्वल टू, आपको चार ऑप्शन दे रखे हुए 0, 10, -10 एंड यहाँ पे आपका 2। देखो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, ये तीन प्लेन है, ये तीनों प्लेन एक लाइन के ऊपर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। देखो एग्जामिनर आपको इनडायरेक्टली इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन बताना चाह रहा है कि ये कौन से केस में आएगा क्रेमर्स रूल के हिसाब से। अगर तीन प्लेन एक लाइन पे इंटरसेक्ट करें तो कौन सा वाला केस होगा, एक ये प्लेन है, एक मान लो दूसरा प्लेन ये है, तीसरा प्लेन इन दोनों को कट करते हुए जा रहा है, उसी लाइन से जा रहा है। तो तीनों प्लेन अगर एक ही लाइन पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है, इन तीनों प्लेन्स के इनफाइनाइट कॉमन पॉइंट्स है, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस है इन ए लाइन। देखो एक लाइन के ऊपर इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं, ये वाली चीज आपको पता है। तीनों प्लेन एक ही लाइन पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इसका मतलब तीनों प्लेन्स के इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, एक्स वाई जेड की इनफाइनाइट वैल्यूज हैं जो इन प्लेन को, इन इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर रही है। अब आपको क्रेमर्स रूल के हिसाब से बस इनफाइनाइट सॉल्यूशन वाला केस लगा देना है। वो केस मैं लिख देता हूं, कैलकुलेशन आप खुद कर लेना। डेल्टा जीरो मेन इन ये वाला डेल्टा जीरो आएगा, डेल्टा वन जीरो आएगा, डेल्टा टू जीरो आएगा एंड डेल्टा थ्री भी जीरो आएगा। जब आप डेल्टा जीरो कैलकुलेट करेंगे तो वहां से आपके पास अल्फा की वैल्यू आ जाएगी। डेल्टा वन कैलकुलेट कर लेना, या डेल्टा टू या डेल्टा थ्री आपकी मर्जी है, किसी भी एक डेल्टा से आपके पास बीटा की वैल्यू आ जाएगी। एंड आपको निकालना क्या था, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू, जो आपके चारों ऑप्शन में से कोई ना कोई मैच हो जाएगी। आप ये वाला क्वेश्चन खुद ट्राई करना, डेफिनेटली ये एक सिंपल इजीएस्ट क्वेश्चन है पूरे पेपर का, कि तीनों प्लेन एक ही लाइन पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इनफाइनाइट सॉल्यूशन बच्चे को पता है कि डेल्टा जीरो, डेल्टा वन जीरो, डेल्टा टू जीरो, डेल्टा थ्री जीरो। तो ये है क्रेमर्स रूल की इंपॉर्टेंस बच्चों। मैंने आपको बताया है कि हर शिफ्ट में, हर पेपर में क्वेश्चन क्रेमर्स रूल से जरूर मिलेगा। आपके पास नेट पे अवेलेबल है जेई मेन 2020 के सारे पेपर, जेई मेन 2019 के सारे पेपर, आप चेक कर लो। एक भी सेट आपको ऐसा नहीं मिलेगा जहां पे आपको क्रेमर्स रूल से तीन इक्वेशंस के ऊपर सवाल ना आए। नोट कर लीजिए इसको। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ये वाली चीज मैंने आपको मैट्रिक्स से जब हम तीन इक्वेशन को सॉल्व कर रहे थे तब भी बताई थी। होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन वो इक्वेशन होती हैं जो आरएचएस में जिनके हमेशा जीरो होता है, जिनकी कांस्टेंट में कोई टर्म नहीं होती। इस टाइप से a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल टू 0, a2x
प्लस B2y प्लस C2z इज इक्वल टू 0, A3x प्लस B3y प्लस C3z इज इक्वल टू 0। यहाँ पे आपको 0 0 मिलेगा। कोई भी अगर एक नॉन जीरो है तो इन इक्वेशन को हम होमोजीनियस नहीं बोलेंगे, तीनों ही जीरो होंगे तभी हम इन इक्वेशंस को होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। देखो अब आपको इन इक्वेशन को देख के कम से कम ये फील आ जानी चाहिए कि यहाँ एक प्लेन की इक्वेशन है, ये तीनों एक प्लेन की इक्वेशन है। अब देखो अगर मान लो यहाँ जीरो है, इसका मतलब ये तीनों प्लेन, अगर आप एक्स वाई जेड जीरो की वैल्यू रखोगे, सारी वैल्यू जीरो रखोगे, तो ये तीनों की वैल्यू सारी 0 0 0 आ जाएंगी। इसका मतलब एक्स वाई जेड एक पेयर ऐसा जरूर है 0 0 0 जो इन तीनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। और 0 0 0 हमारा कौन सा पॉइंट होता है? ओरिजिन। इसका मतलब ये तीनों प्लेन ओरिजिन से पास हो रहे हैं। इन तीनों प्लेन का एक सॉल्यूशन तो है ही है, 0 0 0। इस सॉल्यूशन को हम बोलते हैं ट्रिवियल सॉल्यूशन। ट्रिवियल सॉल्यूशन, सिंपल सा सॉल्यूशन, फालतू सॉल्यूशन कि हाँ तीनों प्लेन्स के ऊपर 0 0 0, तीनों प्लेन्स ओरिजिन से तो पास हो ही रहे हैं। अब आप क्या करेंगे, इन तीनों के कोफिशिएंट वाला डेल्टा निकाल लेंगे, A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 एंड C3। अगर ये वाला डेल्टा जीरो आ गया, अगर ये वाला डेल्टा जीरो आ गया तो इसका मतलब इन तीनों इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन हो जाएंगे? इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अगर ये डेल्टा जीरो नहीं आया तो क्या आएगा इसका? यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन और वो कौन सा सॉल्यूशन? एक 0 0 0 तो इसका सॉल्यूशन है ही। तो इसका मतलब अगर कोई तीन इक्वेशन होमोजीनियस है, आरएचएस में आपको जीरो दे रखा है, कांस्टेंट कोई टर्म ही नहीं है, इसका मतलब वहां पे नो सॉल्यूशन का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि एक सॉल्यूशन तो ओरिजिन है ही, ओरिजिन तो तीनों प्लेन को सेटिस्फाई कर ही रहा है। अब आपको चेक करना है इस डेल्टा की हेल्प से, इस डिटर्मिनेंट की हेल्प से, कि इन तीनों इक्वेशन के इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ रहे हैं या फिर कोई सॉल्यूशन एक्स्ट्रा नहीं आ रहा 0 0 0 के अलावा, या तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन या फिर यूनिक सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन वाला केस यहाँ पे नहीं है। तो नोट कर लो, अगर डेल्टा जीरो नहीं आया तो यूनिक सॉल्यूशन, वो सॉल्यूशन क्या होगा? 0 0 0, उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रिवियल सॉल्यूशन। अगर डेल्टा जीरो आ गया तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इनफाइनाइट सॉल्यूशन मतलब आपके फिर 0 0 0 के अलावा और सॉल्यूशन भी होंगे, उन सॉल्यूशन को हम बोलते हैं नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, जिनको आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में दो नई टर्मिनोलॉजी है, ट्रिवियल सॉल्यूशन, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। ट्रिवियल सॉल्यूशन का मतलब सिंपल सॉल्यूशन, सरल सॉल्यूशन, या फिर फालतू सॉल्यूशन 0 0 0 ओरिजिन। अगर आपको बोल दिया जाए कि इन इक्वेशन में एक से ज्यादा सॉल्यूशन है, एक से ज्यादा सॉल्यूशन होने का मतलब क्या हो जाएगा? अपने आप इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इनफाइनाइट सॉल्यूशन होने का मतलब डेल्टा जीरो। यहाँ पे आपको कोई ना कोई वेरिएबल दिया होगा, आपको उसकी वैल्यू निकालनी होगी। तो ये वाली चीज आप नोट कर लीजिए। आइए इसके ऊपर भी हम 3 4 अच्छे क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो स्टूडेंट्स, ये वाला क्वेश्चन आया था जेई मेन 2020 में 7 जनवरी में फर्स्ट शिफ्ट में। तीन इक्वेशन दे रखे हैं आपको, 2x प्लस 2ay प्लस az इज इक्वल टू 0, 2x प्लस 3by प्लस bz इज इक्वल टू 0, 2x प्लस 4cy प्लस cz इज इक्वल टू 0। इफ दीज इक्वेशंस हैव नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन देन आपको बताना है कि एबीसी में क्या रिलेशन होगी। एबीसी में जो भी रिलेशन आएगी उसके हिसाब से हम पता लगा लेंगे, या तो तीनों का सम 0 आएगा, या फिर वो तीनों एपी में होंगे, या फिर उनके रेसिप्रोकल एपी में होंगे, इसका मतलब वो तीनों एचपी में होंगे, या फिर वो तीनों जीपी में होंगे। देखो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन का मतलब, एक तो सबसे पहली चीज होमोजेनियस इक्वेशन है, हाँ। नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन का मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। इनफाइनाइट सॉल्यूशन की क्या कंडीशन होती है? डेल्टा इज इक्वल टू 0। डेल्टा 0 रख देते हैं, वहां से एबीसी के बीच में कोई भी रिलेशन आएगी वो हमारा आंसर हो जाएगा। डेल्टा 2 2a a 2 3b b 2 4c एंड c। इस डेल्टा की वैल्यू 0 आनी चाहिए, तभी इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएंगे। वही इनफाइनाइट सॉल्यूशंस को हम नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन बोलते हैं। देखो अब इस डेल्टा को कैसे सिंप्लीफाई करोगे? डायरेक्ट एक्सपेंड करेंगे, थोड़ा कैलकुलेटिव हो जाएगा। इससे अच्छा हम कुछ ना कुछ कॉलम ऑपरेशन करके इसको रिड्यूस करना चाह रहे हैं। सबसे पहले तो यहाँ से 2 कॉमन ले लो आप, पूरी कॉलम में से आप 2 कॉमन लोगे, 1 1 बचेगा एंड 2 इधर 0 में चला जाएगा। इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से एक 0 आप बना सकते हैं आराम से, या फिर इसको डायरेक्ट एक्सपेंड भी कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। एक कॉलम ऑपरेशन में यूज कर लेता हूँ, C2 इज इक्वल टू C2 माइनस ट्वाइस ऑफ C3, क्योंकि ये वाली चीज 0 हो जाएगी। 1 1 1 0, 3b माइनस 2b 1, 4c माइनस 2c 2c, a b एंड c, ये 0 आ रहा है। आप
डायरेक्टली अब इसको एक्सपेंड कर सकते हैं, प्लस माइनस प्लस, फर्स्ट रो से हम इसको एक्सपेंड कर रहे हैं, बी इंटू सी माइनस 2bc, जीरो के साथ कोई फायदा नहीं मल्टीप्लाई करके, प्लस ए इंटू 2c माइनस बी इज इक्वल टू 0। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, कितना आएगा, माइनस bc प्लस 2ac माइनस ए बी इज इक्वल टू 0। माइनस वाली टर्म एक साइड ले जाओ, 2ac इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी। आप ए बी सी से डिवाइड कर दो, 2/b इज इक्वल टू 1/c प्लस 1/a। देखो आप सोच सकते हो कि ट्वाइस ऑफ 1/b इज इक्वल टू 1/c प्लस 1/a। ये वाली कंडीशन कब होती है, जब 1/a 1/b 1/c एपी में हो। एपी में यही कंडीशन होती है ना, 2b इज इक्वल टू a प्लस सी, लेकिन यहाँ पे 1/b 1/c और 1/a एपी में है। तो ये वाली कौन सी कंडीशन दे रखी है आपको, ऑप्शन नंबर सी, 1/a 1/b 1/c एपी में है। इसका मतलब एबीसी बेसिकली आपके एचपी में है। नोट कर लीजिए, इतने सिंपल क्वेश्चन आते हैं आपके जेई मेंस में। अगर आप ये वाला लेक्चर बहुत ध्यान से देख रहे हैं, आपको डिटरमिनेंट्स की वैल्यू इजीली कैलकुलेट करनी आती है, तो यहाँ से आप 4 नंबर जरूर लेके जाएंगे। एंड ये वाले क्वेश्चन अगर आप अच्छे से स्पीड में करोगे तो 1 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं लेते। देखो आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस x प्लस लैम्डा वाई माइनस जेड इज इक्वल टू 0, लैम्डा एक्स माइनस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू 0, x प्लस वाई माइनस लैम्डा जेड इज इक्वल टू 0 हैज ए नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशंस फॉर। इन इक्वेशंस का नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन है। एक तो सबसे पहली बात, ये होमोजेनियस इक्वेशन है, आरएचएस में आपको 0 दिख रहा है, कोई कांस्टेंट टर्म नहीं है। अब नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन का मतलब होता है इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इनफाइनाइट सॉल्यूशन की कंडीशन होती है कोफिशिएंट वाला डेल्टा 0। अब कोफिशिएंट वाला डेल्टा 0 कितनी लैम्डास की वैल्यू के लिए आ रहा है, ये वाली चीज आपको बतानी है। लैम्डा की एक वैल्यू आएगी या 2 आएंगी या 3 आएंगी या फिर इनफाइनाइट वैल्यूज आएंगी, तो वो डेल्टा ही कैलकुलेट कर लेते हैं हम। यहाँ पे आएगा 1 लैम्डा माइनस 1 लैम्डा माइनस 1 माइनस 1 1 1 एंड माइनस लैम्डा। ये वाला डिटरमिनेंट 0 आना चाहिए। नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन मतलब डेल्टा 0। तो इसको एक्सपेंड कर लेते हैं हम, या फिर अगर आप थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई कर 1 2 0 बनानी है, अदरवाइज आप डायरेक्ट एक्सपेंड कर रहे हैं, ज़्यादा सिंप्लीफाई नहीं हो रहा। तो यहाँ पे आप ऑपरेशन लगा लीजिए, C1 इज इक्वल टू C1 प्लस C3, C1 प्लस C3, इन दोनों को आप जोड़ेंगे, 1 प्लस माइनस 1 0, यहाँ पे आएगा लैम्डा माइनस 1, ये आएगा 1 माइनस लैम्डा, ये आएगा आपका 1 माइनस लैम्डा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि लैम्डा माइनस 1 कॉमन आ रहा है, लैम्डा माइनस 1 यहाँ से कॉमन आ रहा है, यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ से लैम्डा माइनस 1 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे माइनस 1 बचेगा। अब आप क्या, आप डायरेक्ट एक्सपेंड कर दीजिए। तो हम यूज कर लेते हैं, फर्स्ट रो को यूज कर लेते हैं, प्लस माइनस प्लस, लैम्डा माइनस 1 इंटू ये तो 0 माइनस का लैम्डा इंटू माइनस लैम्डा माइनस 1 माइनस 1 इंटू 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0 आ गया ये। तो ये तो 0 है ही, यहाँ से देखो लैम्डा माइनस 1 तो बाहर ही है, ये वाला आपका लैम्डा और ये आपका लैम्डा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये अगर आप माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा, लैम्डा इंटू लैम्डा माइनस 1 इंटू लैम्डा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो एक वैल्यू आ रही है लैम्डा की 1 जब ये 0 होगा, एक वैल्यू आ रही है लैम्डा की 0 जब ये 0 होगा, एक वैल्यू आ रही है लैम्डा की माइनस 1 जब ये वाला फैक्टर 0 होगा। तो लैम्डा की 3 वैल्यूज के लिए इन सिस्टम ऑफ इक्वेशन के नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन आ रहे हैं, इनफाइनाइट सोल्यूशन आ रहे हैं। आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। देखो आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, द सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ लैम्डा फॉर विच द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, 3 इक्वेशन दे रखी है, हैज ए नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन। देखो एक बार देखने में तो शायद आपको लग रहा होगा कि ये होमोजेनियस इक्वेशन नहीं है, क्योंकि आरएचएस में कुछ कुछ लिखा हुआ है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आरएचएस में जो चीज लिखी हुई है वो खुद x1 x2 x3 की टर्म्स में है। कोई भी इक्वेशंस होमोजीनियस कब होती है, जब यहाँ पे कुछ कांस्टेंट नंबर हो, 2 3 5 7 इस तरीके से, वो कांस्टेंट नंबर नहीं है, ये x1 x2 x3 की ही टर्म्स में है। तो हम अगर इन सारे नंबर्स को इधर ले जाएंगे तो वो x1 कॉमन आके वो x1 के कोफिशिएंट में काउंट हो जाएगा। एंड दूसरी हिंट आपको मिलती है कि ये होमोजेनियस इक्वेशन है, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन है, क्योंकि जो हमने पहले इक्वेशन करी थी जो होमोजेनियस नहीं होती थी, जिनके अंदर इधर कुछ ना कुछ कांस्टेंट आता था,
तो वहां पे हम ट्रिवियल और नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन जैसी बातें नहीं करते थे। ट्रिवियल और नॉन ट्रिवियल जैसी जरूरी चीजें खाली होमोजीनियस इक्वेशंस में ही आती हैं। आपको बताना है कि लैम्डा की कितनी वैल्यूज के लिए इन इक्वेशंस के नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन है, मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। तो बेसिकली आप क्या करेंगे, ये क्वेश्चन मैंने इसलिए करा दिया क्योंकि यहाँ पे कई बार x1 x2 x3 को सोच के बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कांस्टेंट में काउंट होगा, क्या पता बच्चे इसके अलग से कॉलम मैट्रिक्स बना दें इस तरीके से। तो हम क्या करेंगे, सारे कोफिशिएंट आप कंपेयर कर लो, इधर लैम्डा को इधर ले जाएंगे, 2 माइनस लैम्डा हो जाएगा, -2x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 0। ये होगी आपकी इक्वेशन नंबर 1। इस बार क्या करो, 2x1 और ये x2 वाली चीज इधर चली जाएगी, तो आप x2 कॉमन लेंगे, हो जाएगा -3 माइनस लैम्डा प्लस 2x3 इज इक्वल टू 0। सिमिलरली इस बार x3 वाली चीज इधर ले जाइए, -x1 प्लस 2x2 माइनस लैम्डा x3 इज इक्वल टू 0। एक तो एक्स वाई जेड की जगह यहाँ पे x1 x2 x3 दे रखा है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, 3 वेरिएबल यहाँ भी हैं, 3 वहां भी होते हैं। अब आपको इन सिस्टम ऑफ इक्वेशन के नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, मतलब आपको बेसिकली इसका डेल्टा 0 कर देना है। 2 माइनस लैम्डा -2 1 2 -3 माइनस लैम्डा 2 -1 2 एंड माइनस लैम्डा। आपको इस डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 कर देनी है। लैम्डा की जितनी भी वैल्यू जाएंगी उसके हिसाब से आप ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिए, या तो मे बी लैम्डा की कोई वैल्यू के लिए 0 ना आ रहा हो, या फिर लैम्डा की सिंगल वैल्यू के लिए आ रहा हो, या फिर लैम्डा की 2 वैल्यूज के लिए आ रहा हो, या फिर मे बी लैम्डा की 2 से ज्यादा वैल्यू, 3 वैल्यूज के लिए ये वाली डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 आ सकती है। तो इसके बाद आई होप आप ये वाला क्वेश्चन आप खुद सोल्व कर लेंगे। तो नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को। देखिए स्टूडेंट्स, आज का सेशन का लास्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं हम। लेट ए बी सी बी एनी 3 रियल नंबर्स, ए बी सी कोई 3 रियल नंबर है। सपोज दैट देर आर 3 मोर रियल नंबर्स एक्स वाई जेड भी कोई 3 और रियल नंबर्स हैं। नॉट ऑल ऑफ देम आर 0। इसका मतलब एक्स वाई जेड में से कम एक नॉन जीरो है, तीनों एक साथ जीरो नहीं हो सकते। सच दैट एक्स इज इक्वल टू सी वाई प्लस बी जेड, वाई इज इक्वल टू ए जेड प्लस सी एक्स and z is equal to bx plus ay. Then find the value of a square plus b square plus c square plus 2abc। देखो एक बार क्वेश्चन को देख के नहीं पता चल पा रहा है कि ये 3 इक्वेशन का क्वेश्चन है या फिर यहाँ पे क्रेमर्स रूल भी लग सकता है, लेकिन अगर आप इन इक्वेशंस को ध्यान से देखेंगे तो एक साइड ले जाइए, x माइनस सी वाई माइनस बी जेड इज इक्वल टू 0। यहाँ पे आएगा माइनस सी एक्स प्लस वाई माइनस ए जेड इज इक्वल टू 0। मैं इधर वाली सारी चीज LHS में लेके जा रहा हूँ, ये हो जाएगा माइनस बी एक्स माइनस ए वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0। ये 3 इक्वेशन बन गई। अब शायद आपको कुछ कुछ आइडिया लगे कि हाँ ये तीनों तो होमोजीनियस इक्वेशन है एक्स वाई जेड के अंदर। अब देखो होमोजीनियस इक्वेशन में 2 पॉसिबिलिटी है, या तो यूनिक सॉल्यूशन आए। यूनिक सॉल्यूशन कौन सा होता है, जिसके अंदर एक्स वाई जेड तीनों 0 होते हैं। इसका मतलब उसको हम बोलते हैं 0 सॉल्यूशन या फिर ट्रिवियल सॉल्यूशन। सारे 0 0 0 0 एक्स वाई जेड तीनों की वैल्यू 0 आए। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दे रखा है, एक्स वाई जेड नॉट ऑल ऑफ देम आर 0। तीनों 0 नहीं है। अगर तीनों में से एक भी नॉन जीरो हो, तो कौन सा केस होता है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन वाला केस होता है। अब इनफाइनाइट सॉल्यूशन का मतलब इनके कोफिशिएंट से बनने वाले डेल्टा की वैल्यू 0 आएगी। तो इनके कोफिशिएंट से बनने वाले डेल्टा की वैल्यू आप 0 करिए। 1 माइनस सी माइनस बी माइनस सी 1 माइनस ए माइनस बी माइनस ए एंड 1, दिस इज इक्वल टू 0। यहां से डिटरमिनेंट की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं हम। जब इसको एक्सपेंड करेंगे ना, इसी टाइप का कुछ एक्सप्रेशन बच जाएगा, जो कांस्टेंट आएगा उसमें से हमको वैल्यू पता चल जाएगी। तो इसको एक्सपेंड कर लेते हैं, प्लस माइनस प्लस। फर्स्ट रो से एक्सपेंड कर रहा हूँ, अगर आपको और कहीं से ज्यादा कन्वीनियंट लगता है कोई प्रॉब्लम नहीं, आप वहां से भी इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। तो 1 इंटू 1 माइनस ए स्क्वायर, 1 माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा ये, माइनस माइनस प्लस का सी माइनस ए बी माइनस सी माइनस ए बी हो जाएगा, एंड ये हो जाएगा माइनस का बी इंटू ए सी प्लस बी इज इक्वल टू 0। अब आप इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें, 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस ए बी सी एंड ये हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सारे टर्म्स आप कोलेट करेंगे, सारे कोफिशिएंट ही नेगेटिव आ रहे हैं। देखो ये ए स्क्वायर, इसको इधर ले जाओगे प्लस का ए स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर इसको इधर ले जाओगे प्लस का सी स्क्वायर,
प्लस का बी स्क्वायर, ये माइनस ए बी सी कितना, माइनस 2 ABC, इधर आके हो जाएगा 2 ABC। इधर कितना बचा हुआ है आपके पास, 1 बचा हुआ है, तो इसका मतलब इसका आंसर है 1। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ABC की वैल्यू आपके पास कितनी आ रही है, 1। यहाँ पे खास ध्यान देने वाली बात क्या थी, ये वाली लाइन जो ब्रैकेट में लिखी हुई है, ये वाली लाइन आप यूजुअली अनइम्पोर्टेंट समझ के अगर आप छोड़ देंगे, क्वेश्चन नहीं ढंग से पढ़ेंगे, तो आप इस क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर पाएंगे। नॉट ऑल ऑफ देम आर जीरो, इस लाइन में पूरा क्वेश्चन छिपा हुआ था, सारे जीरो नहीं है, इसका मतलब कोई ना कोई नॉन जीरो सोल्यूशन है। एंड आपको पता है होमोजीनियस के अंदर अगर नॉन जीरो सोल्यूशन है तो इनफाइनाइट सोल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट सोल्यूशन है तो ये डेल्टा जीरो आएगा। डेल्टा जब आप जीरो करेंगे तभी आपके पास इस एक्सप्रेशन की वैल्यू बनेगी, एंड वो वैल्यू आ रही है आपके पास 1। आई होप आपको क्रेमर्स रूल का बेसिक फंडा समझ आया होगा। आज हमने जेई मेंस के 2020 जनवरी शिफ्ट में आए वाले सारे क्वेश्चन ऑलमोस्ट कर लिए हैं। एक दो कोई क्वेश्चन बचा होगा, वो भी सिमिलर ही है, वो मैंने जानबूझ के स्किप किया, बहुत ईजी थे। यहाँ भी आप देख सकते हैं कि हमने कम से कम 10-12 क्वेश्चन आज अटेम्प्ट किए हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे। आप इस लेक्चर को बहुत ध्यान से देखना, इस लेक्चर को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि और बच्चे भी फायदा उठा पाएँ इस चीज़ का, उनको भी 4 नंबर अपने एग्जाम में पक्का मिले। आप इस लेक्चर को लाइक करें, इसके ऊपर कमेंट करके हमको को सब्सक्राइब करें। देखो डिटर्मिनेंट्स के ऊपर हमने मोस्टली चीज़ें कवर कर ली हैं, एक छोटा सा टॉपिक बचता है रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स, एंड वहां से आप इक्वेशन कैसे सोल्व करते हो वो वाली चीज़ें हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे। ऑल्दो रैंक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन जेई ने आज तक नहीं पूछा है पिछले 40 साल में, मेंस प्लस एडवांस मिला के, लेकिन तब भी कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट्स वाले रैंक को इंट्रोड्यूस करते हैं, वहां से कुछ कुछ क्वेश्चन भी सोल्व हो जाते हैं, तो वो वाला टॉपिक भी हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर लेंगे। थैंक यू।